हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग हिस्ट्री का एमसीक्यूज करेंगे, है कि नहीं। हिस्ट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सोशल साइंस में, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और खास करके अगर आपको देखा जाए तो 5 एमसीक्यूज या 6 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप सो मैं इस वीडियो में आप लोगों का जो टोटल एमसीक्यूज वाले पार्ट है और कुछ जो कॉन्सेप्ट भी होगा साथ साथ बताता चलूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी वहां से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यूज नहीं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा। तो हिस्ट्री का पूरा जो एमसीक्यूज होगा, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल साइंस का। ठीक है, तो आप लोग सैंपल पेपर भी मैंने डिस्कस करा है, तो सैंपल पेपर भी एक सैंपल पेपर मैंने डिस्कस कर रखा है, तो एक सैंपल पेपर आप लोग जरूर देखिएगा। तो उससे क्या होगा कि एक तरीके से आप लोगों का ओवरऑल जो भी कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी चैप्टर बाय चैप्टर जो भी आप एनसीईआरटी से पढ़ते रहिए या फिर वीडियोस देखते रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल में भी है, प्लेलिस्ट में, वहां देखते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी आप लोग जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के एमसीक्यूज करेंगे, ताकि आपका कोई भी एमसीक्यू छूटे ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज देखते हैं। या अ यूटोपियन जो सोसाइटी बोलते थे वो क्या होता था। ठीक है, उसको कौन सा सोसाइटी बोलते थे? अ सोसाइटी अंडर अ बेनेवोलेंट मोनार्की। क्या उसको बेनेवोलेंट मोनार्की के अंदर बोलते थे? नहीं भाई, मोनार्की नहीं। अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट। हाँ, वो अनलाइकली था कि कभी भी वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर, अच्छा 2 इधर भी है, तो 1 और 2 ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 3 अ सोसाइटी अंडर अ कंट्रोल, नहीं, ये वाला भी नहीं है और ये भी नहीं। यूटोपियन कम्युनिटी कौन थे भाई? जो कि एक तरीके से सोसाइटी थे जो कि अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, कभी भी एग्जिस्ट किए ही नहीं। कुछ दिन तक वो लोग एक तरीके से बहुत अनलाइकली थे कि वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यूटोपियन सोसाइटी वो लोग थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। ठीक है, कौन सी कंट्रीज ने अटेंड नहीं किया क्या कांग्रेस ऑफ वियना को? ठीक है, तो एक तरीके से उसका सही से आंसर कौन है? स्विट्जरलैंड। रशिया किया था, ब्रिटेन किया था, पर्शिया किया था, ये सब सारे अटेंड किए थे कांग्रेस ऑफ वियना। और कांग्रेस ऑफ वियना जो था वो किन्होंने अटेंड नहीं करा था? तो स्विट्जरलैंड ने अटेंड नहीं करा था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं। नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो हु विजुअलाइज्ड इन हिज पेंटिंग अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल। कौन सी नेशनैलिटी के थे? नेशनैलिटी ऑफ क्या था उनका, क्या नेशनैलिटी था? जैसे हम लोग इंडियन है, हमारी नेशनैलिटी इंडियन है, उसी तरीके से फ्रेडरिक सोरियो का कौन सा नेशनैलिटी था जिन्होंने पेंटिंग बनाया था, बहुत फेमस पेंटिंग, जहां पर एक तरीके से यूनिटी, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के बारे में बात करती थी उनकी पेंटिंग। तो वो क्या थे भाई? एक तरीके से कौन सा नेशनलिस्ट? तो वो आपको देखने मिलेंगे फ्रेंच। कौन थे? फ्रेंच। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट है, तो आप लोग याद रखिएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेकिन बहुत सारे उसमें जर्मन भी थे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोर्थ आते हैं, हु मेड अ फेमस रिमार्क व्हेन अ फ्रांस स्नीचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस द कोल्ड। कि अगर फ्रांस को अगर छींक आती थी तो उससे पूरा जो यूरोप रहता था उसको एक तरीके से जुकाम लग जाता था। इसका मतलब कि अगर फ्रांस को कोई दिक्कत परेशानी आ रहा है या उस कंट्री को कोई परेशानी आ रहा है, उसकी इकोनॉमी कुछ गड़बड़ हो रही है या वहां पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल है, तो उसके वजह से पूरे यूरोप की हालत खराब हो जाती थी। ठीक है, मतलब एक मेन कंट्री के रूप में उस पूरे मतलब यूरोप में था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसमें बोला गया हु मेड अ फेमस रिमार्क, किसने फेमस रिमार्क करा था? तो मेटरनिक ने। ठीक है, तो मेटरनिक ने करा था, तो ये भी बात याद रखिएगा। गसिपी मजीनी अलग थे। ठीक है, तो ये मेटरनिक ने करा था। तो हमारा 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड बाय, किसके द्वारा साइन किया गया था? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किसके द्वारा साइन किया गया था? कब साइन किया गया था? कौन से ईयर में साइन किया गया था भाई? तो वो साइन किया गया था 1832 में। कि कब साइन किया गया था? 1832 में साइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो साइन किया गया था। ठीक है, तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, गसिपी मजीनी फाउंडेड द सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप। ठीक है, यंग यूरोप जो है वो एक तरीके से सीक्रेट सोसाइटी का फाउंडेशन रखा गया था गसिपी मजीनी के द्वारा। तो यहाँ पर बोला गया कहां पर उन्होंने नेम, कहां पर? बर्न। ठीक है, बर्न। ठीक है, तो बर्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
क्लियर? तो इन बर्न में ये काम जो है वो किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखा जाए 7th में, द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैज बीन डिपोज ड्यूरिंग द, जिसको डिपोज कर दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, वाज रिस्टोर्ड द पावर, जो कब एक तरीके से उनको पावर फिर से उनको मिली, या फिर उन्होंने अपना पावर को रिस्टोर किया, साइनिंग कौन से ट्रीटी को साइन करने के बाद? तो कौन सा ट्रीटी था? ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना के तहत। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वियना के तहत जो बॉर्बन डायनेस्टी था, ठीक है, वो एक तरीके से अपने पावर को फिर से ला पाया। ठीक है, तो हमारा 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिबरलिज्म? लिबरलिज्म के बारे में कौन सा चीज सही है? लिबरलिज्म डायरेक्टली रिलेटेड किससे? लिबर्टी से। लिबर्टी मतलब जो आपको छूट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? एबोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज। हाँ ठीक है, एबोल्यूशन कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। फ्रीडम ऑफ मार्केट ऑन द मूवमेंट, और फ्रीडम करना कोई भी गुड्स एंड सर्विस का, या कोई भी पैसा जा रहा हो, गुड्स जा रहा हो, तो उसमें फ्रीडम है, लिबर्टी कि आप कहीं भी जाकर कोई भी सामान बेच सकते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से लिबरलिज्म का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट होगा। 9th में आते हैं। 9th में क्या है? द ग्रेट रेवोल्यूशन विच गेव अ क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विथ अ कोर वर्ड लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, भाईचारा का भाव, इक्वालिटी, सबको इक्वल और सबको फ्रीडम मिलेगा। तो ग्रेट रेवोल्यूशन कौन सा था? तो ग्रेट रेवोल्यूशन वो कौन सा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी मैंने, अगर आपने देखा हो सैंपल पेपर में भी मैंने कुछ ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग टाइप का था, लेकिन उसमें डिस्कस करा था। तो जहां पर लोग जो थे सबसे पहली बार लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, और जो फर्टिनिटी, भाईचारे के बारे में, फ्रेटर्निटी, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो एक तरीके से वो कौन सा? फ्रेंच रेवोल्यूशन था। ठीक है, याद रखिएगा। 10 आते हैं। ठीक है, 10 में देखते हैं भाई कि असर्शन जो है क्या है? सिविल कोड इज 1805। सिविल कोड को नेपोली कोड बोलते थे हम लोग? नहीं, सिविल कोड को नेपोली कोड नहीं बोलते। नेपोली कोड अलग था, सिविल कोड अलग था। ठीक है, तो असर्शन हमका फॉल्स है। तो असर्शन हमारा फॉल्स यहीं पर है भाई, तो आर हमारा ट्रू होना चाहिए। नेपोली कोड डिड नॉट अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। हाँ बिल्कुल, और स्टैब्लिश किया गया था उसको, स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी उसको दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो राइट होगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी, मतलब असर्शन जो फॉल्स है, आर जो है वो ट्रू है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 11 देखा जाए कि द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक वाज प्रिपेयर्ड बाय। कि जो पेंटिंग है, जो ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुआ था, वो किसके द्वारा किया गया था? फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा ये पेंटिंग किया गया था, जिसमें यूनिटी के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, आप फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें के बारे में यहाँ पर बात हो रही थी। या फिर इक्वालिटी, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा था, सबको इक्वल, इक्वल और इक्वल कैसे देखा जाए, समझा जाए। ठीक है, उसके बारे में ये चीज बात कर रहा था। तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें 11 मेन क्वेश्चन, वैसे बहुत सारे एमसीक्यूज हो सकते हैं, लेकिन मेन एमसीक्यूज आपको मैंने समझा दिए। कुछ एमसीक्यूज होगा मैं सैंपल पेपर में डिस्कस कर दूंगा, जो मैंने किया भी है। ठीक है, सेकंड चैप्टर अगर देखा जाए, सेकंड चैप्टर क्या है भाई? द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ सेकंड चैप्टर, जो कि सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया का अब हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यूज देखते हैं। तो नेशनलिज्म इन इंडिया एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, मैंने बताया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, इन विच ऑफ द मूवमेंट डिड महात्मा गांधी सीज द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। किस मूवमेंट में? तो यहाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिखा ही गया। ठीक है, तो क्या बोला गया? किस मूवमेंट में मुस्लिम्स और हिंदू जो है वो साथ में आकर एक तरीके से लड़ा उन्होंने, और एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वहां पर। यहाँ पर क्या बोला गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। तो खिलाफत मूवमेंट था वो मुसलमानों के लिए खास खास करके था, क्योंकि खलीफा के खिलाफ उन्होंने एक तरीके से मूवमेंट छेड़ा था। ठीक है, तो एक तरीके से खिलाफत और स्वराज साथ में मिलकर आए, और एक नॉन कॉपरेशन की, भाई अब हम आपके सिस्टम से कोई भी कॉपरेशन नहीं करेंगे, तो नॉन कॉपरेशन चला गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट होगा। सेकंड आते हैं, बोला गया विच पैक्ट, कौन सा पैक्ट जो था, कौन सा पैक्ट? वो पूना पैक्ट था। कौन सा पैक्ट है भाई? पूना पैक्ट, जो कि सेपरेट करता था इलेक्ट्रोड्स ऑफ दलित। देखो पूना पैक्ट जो है वो भीमराव बी आर अम्बेडकर जी जो है वो साइन करना चाहते थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर
उन्होंने गांधी जी के साथ अंबेडकर जी का 1932 में, ठीक है, 1932 में, जो कि ये बोल रहा है कि अलग अलग जो इलेक्शन होना चाहिए दलित के लिए, इलेक्टोर्स फॉर अ दलित बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर, ठीक है। तो वो एक तरीके से दिस पैक्ट रिजॉल्व द इशू, ये रिजॉल्व किया गया इशू के थ्रू। वो ये बोले कि भाई उनको एक सीट रिजर्व दिया जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा दोनों के लिए अलग अलग इलेक्शन हो, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो पूना पैक्ट में ये बात बोला गया था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बीच में ये जो है वो समझौता रिजॉल्व हुआ था पूना पैक्ट में, ठीक है, पुणे में। Which one of the following is not regarded as the impact of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था आपको पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक चला था। दूसरा हुआ था 1939 से 1945, ठीक है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये हो गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए क्या बोलेगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर रिजल्टेड इन इंक्रीज टैक्स, ये काम नहीं, मतलब ये ट्रू नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट ट्रू, ट्रू, ठीक है, बोला गया नॉट ट्रू, ये तो ट्रू था, ठीक है, नॉट ट्रू बोला गया। फोर्स रिक्रूटमेंट ये भी किया जा रहा था। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज किया गया था। हार्डशिप एंडेड विद अवर एज अ ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रॉलेट एक्ट, नहीं, हार्डशिप रॉलेट एक्ट आने के बाद तो और भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। रॉलेट एक्ट लाया था जिसमें एक तरीके से बहुत इसका ये ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना गया था कि भाई ये काला कानून है, ब्लैक लॉ है, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखिएगा थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, जो नहीं है रिलेटेड। तो यहाँ पर करेक्ट कीजिए, मैच मैच मतलब मैच लगाइए भाई, मैच द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बोला गया बैंकिंग चंद्र चट्टोपाध्याय, तो बैंकिंग चंद्र चट्टोपाध्याय किससे रिलेटेड थे? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हाँ ठीक है, 1 का डी होगा। क्यों? बैंकिंग चंद्र चट्टोपाध्याय क्या थे कि वंदे मातरम इन्होंने लिखा था। भीमराव अंबेडकर कौन थे भाई? भीमराव अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के मेंबर थे। जो अभिंद्रनाथ टैगोर कौन थे भाई? अभिंद्रनाथ टैगोर जो थे वो क्या थे? फेमस इमेज ऑफ भारत माता उन्होंने बनाया था। और नटेशा शास्त्री जो फोल्क लोर ऑफ एक तरीके से साउथ इंडिया। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा जरूर, मैच द फॉलोइंग एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट था, ठीक है। द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एट विच सेशन ऑफ द कांग्रेस? कांग्रेस के कौन से सेशन में जो बोला गया पूर्ण स्वराज के बारे में बात किया गया? वहां पर जवाहरलाल नेहरू भी इस बारे में इन्होंने यहाँ पर बात करी थी, ठीक है। तो वो कहाँ पर? कराची में। कराची जो कि आज पाकिस्तान में है। पहले पाकिस्तान और एक तरीके से इंडिया साथ हुआ करता था बताने की बात नहीं है कि, लेकिन अब जो है वो अलग अलग है, ठीक है। आगे आते हैं, सिक्स्थ वाले में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ द विड्रॉल? कौन सा रीजन था जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया? तो आउटब्रेक ऑफ वायलेंस, चौरा चौरी का जो केस हुआ था जहां पर पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, ठीक है, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसके वजह से आउटब्रेक वायलेंस की वजह से चौरा चौरी केस में हुआ, जिसकी वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है गांधी जी ने वापस ले लिया, ठीक है, याद रखिएगा। सेवेंथ आते हैं, who among the following were associated with a स्वराज पार्टी performed during the India's freedom struggle? कि स्वराज पार्टी से कौन एसोसिएटेड थे? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किससे रिलेटेड थे? स्वराज पार्टी से रिलेटेड थे। तो ये भी याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंडिया बाइकॉटेड साइमन कमीशन, इंडिया ने क्यों बाइकआउट करा था साइमन कमीशन का? जो हमारे देश में आना चाह रहा था और हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाह रहा था कि भाई वहां पर जो भी हमारे जो इंडियन इंडियन लॉ जो बन रहे थे उनमें हस्तक्षेप करने के लिए आ रहा था वो। तो क्यों? क्योंकि इट इज ऑल, दूसरी बात यहाँ थी कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन को नहीं रखा गया था, ठीक है। सारा सारा जो था वो एक तरीके से सारे जो मेंबर्स थे उसके कौन थे? सारे मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, सारे मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, जिसके वजह से अपोज किया। इट इज ऑल द ब्रिटिश कमीशन, क्योंकि ये बोला गया था कि ये सारा किसका कमीशन है? ब्रिटिश का कमीशन है। क्लियर? तो ये भी चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Who among the following organized the Dalit inner depressed classes association 1930? 1930 में सारे जो दलित थे उनको डिप्रेस क्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइज किन्होंने करा भाई? जितने भी डिप्रेस क्लासेस हैं वो एक तरीके से दलित के अंदर, तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर एक मेन करता धरता बोले जाते हैं दलित के बारे में, क्योंकि इनकी भी कहानी है कि जब इनकी माँ वगैरह को जो बड़े बड़े घराना के कुआं होता था सबका पहले, तो कुआं से पानी ले जाने के लिए अगर
इनको इनकी माँ को बहुत दूर जाना पड़ता था क्योंकि आसपास का जो कुआं है उससे पानी निकालने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से इंस्पायर होकर इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी और बाद में दलित के खिलाफ इन्होंने बहुत कदम जो है उठाए। ठीक है, 10th में सेशन और रीजन आते हैं कि गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड इन द सर्च ऑफ ट्रूथ। क्या सत्याग्रह का क्या मतलब था? सत्याग्रह, सही है, सत्य के रास्ते पर चलना, दैट इज कॉल्ड द सत्याग्रह। तो बिल्कुल सही बात है, सर्च ऑफ ट्रूथ के ऊपर। चलिए भाई, एसेशन। गांधी जी बिलीव दैट द सत्याग्रही कुड विन द बैटल ओनली बाय कंसेशंस ऑफ ऑपरेशन। कौन से? हाँ ठीक है, कि भाई हम लोग सत्याग्रही का अपना के सत्याग्रही को अपनाकर ही जीता जा सकता है हम लोग, और वैसे हम लोग नहीं जीत सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और हमारा राइट आंसर है कि सत्याग्रह जो है नॉन वायलेंस के तरीके से भी जीता जा सकता है। थर्ड चैप्टर आते हैं, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसके भी एमसीक्यूज आपको थोड़े से सारे इसमें एक्सरसाइज नहीं पढ़ने थे, शायद 1.3 तक आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे आते हैं। द ट्रायंगुलर ट्रेड इन्वॉल्व्स इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द यूरोप अफ्रीका एंड, जो ट्रायंगुलर ट्रेड रूट था, ठीक है, ट्रायंगुलर जो ट्रेड रूट था, ट्रायंगुलर ट्रेड जो रूट था वो किसके किसके बीच में था? एक तो अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, एक तो यूरोप हो गया, एक और कौन था भाई? एक और कौन था? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एक और कौन था? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। तो तीनों थे जो कि एक ट्रायंगुलर शेप ऑफ ट्रेड रूट बनाता है। सिल्क रूट कनेक्टेड विथ विच टू रीजन ड्यूरिंग द एंशिएंट। सिल्क रूट जो था वो कौन, जहां से ज्यादा ट्रेड वगैरह जो है वो किया जाता था। ठीक है, वो कौन? यूरोप और एशिया से रिलेटेड था, यूरोप और एशिया। इसका सही आंसर यूरोप और एशिया जो होगा वो आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। थाउजेंड ऑफ पीपल फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में थाउजेंड्स ऑफ अमेरिका, थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल्स फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका इन 19th सेंचुरी। ठीक है, थे कहां पर? तो यहाँ पर क्यों? पॉवर्टी की वजह से और डेडली डिजीज की वजह से, गरीबी और वाइडली जो डिजीजेस फैल जाता था उसकी वजह से वो लोग एक दूसरी जगह प्लेड करके जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे असर्शन और रीजन आते हैं। इंडस वैली वाज नो एक्टिव फॉरेन ट्रेड। इंडस, हाँ तो बिल्कुल फॉल्स है कि अब एक्टिव ट्रेड नहीं है। ठीक है, इंडस वैली से फॉर मोर देन अ मिलेनियम कवरेज करेंसीज वर फाउंड इन चाइना एंड द ईस्ट अफ्रीका। बहुत सारे जो जो मिलेनियम कवरेज होते हैं, जो करेंसी फाउंड किया वो चाइना और ईस्ट अफ्रीका में। तो आर जो है वो राइट है। ठीक है, मतलब रीजन आर इज ट्रू। ठीक है, असर्शन रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, आगे रखते हैं। प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज एग्जिस्टेड बिटवीन द डिस्टेंस रीजन। क्या बोला गया? प्री मॉडर्न जो ट्रेड है और कल्चर जो एक्सचेंज है वो प्री डिस्टेंस रीजन से एसोसिएटेड था। तो बिल्कुल सही है कि पहले क्या होता था, लोग एक जो अलग अलग जगह पर लोग रहते थे और वहां पर कल्चरल का एक्सचेंज होता था एक साथ आकर। चाइनीज सिल्क हैव वाज ट्रांसपोर्टेड थ्रू सिल्क रूट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिल्क रूट के थ्रू ही जो चाइनीज का सिल्क होता था वो ट्रांसपोर्ट होता था वेस्टर्न वर्ल्ड, जो यूरोप वगैरह में जो होता था वो एक तरीके से एक्सपोर्ट होता था यूरोप अमेरिका में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है, तो ये भी देख के चलिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। हमारा क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसके कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो प्रिंट कल्चर की प्रिंटिंग प्रेस वगैरह कैसे आया वो सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि गुटनबर्ग्स थे, उन्होंने एक तरीके से सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को खोला। ठीक है, और चाइना में सबसे पहले हैंड प्रिंटिंग वगैरह शुरू हुआ। ठीक है, तो वो सब सारी चीजों के बारे में पता ही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन एक एक कर। बोला गया विच इन्वेंशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्प्रेड द प्रिंट कल्चर इन यूरोप ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। कौन से इन्वेंशन ने जो प्रिंट कल्चर को स्प्रेड किया यूरोप में ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी? तो वो कौन था? प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जो था एक मेजर रीजन माना जाता था वहां रीडिंग हैबिट को डालने के लिए, और कॉस्ट को कम किया प्रिंटिंग की वजह से, रीडिंग हैबिट जनरेट हुआ और बहुत सारे लोगों तक, लार्जर पॉपुलेशन तक इसको पहुंचाया जा सका। ठीक है, तो ये सब सारे एक तरीके से किए गए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? जोहानस गुटनबर्ग, अभी बताया मैंने ये भी। विच लैंग्वेज वाज द फर्स्ट मेजर यूरोपियन लैंग्वेज टू अडॉप्ट द प्रिंटिंग? कि कौन सा यूरोपियन लैंग्वेज पहला था जिन्होंने प्रिंटिंग को अडॉप्ट करा? तो जर्मन। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज को सबसे पहली बार प्रिंटिंग में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। प्रिंट कल्चर हैज प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन रिलीजियस रिफॉर्मेशन in Europe such as a Protestant reformers led by
किसके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा। ठीक है, मार्टिन लूथर के द्वारा बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्मेशन किए गए यूरोप में, और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी इसी के द्वारा लेड किया गया, मार्टिन लूथर के द्वारा। ठीक है, अर्लियर काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड। अर्लियर काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी कहाँ डेवलप हुआ था? चाइना, जापान एंड कोरिया। ठीक है, चाइना, जापान एंड कोरिया, विच वाज द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। हैंड प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हैंड से प्रिंट करके हैंड प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है एंशिएंट, जब प्रिंटिंग आने से पहले। सिक्स्थ आते हैं जो कि लास्ट है, एज द वेस्टर्न पावर एस्टेब्लिश देयर आउटपोस्ट टू इन चाइना, दैट बिकम्स द हब ऑफ न्यू प्रिंट। जैसे ही वेस्टर्न पावर ने एस्टेब्लिश करा अपना आउटपोस्ट चाइना में, वो प्रिंट कल्चर के संघाई, संघाई जो कि एक तरीके से चाइना का कैपिटल है। ठीक है, तो वहां पर एक तरीके से, सॉरी चाइना जो संघाई, सॉरी संघाई चाइना का बीजिंग होता है, लेकिन संघाई एक सिटी है वहां पर, तो वो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट एक हब बन गया न्यू प्रिंटिंग कल्चर का। ठीक है, तो इसीलिए शुरुआत से ही जो चाइना है वो ट्रेडिंग एक्सपर्ट रहा है। ठीक है, इसीलिए उस कंट्री में वो चीज करना आसान नहीं रहा, और आसान रहा, और अभी भी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके हिस्ट्री के एमसीक्यूज हो गए पूरे। इसी तरीके से हम लोग ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्विक रिवीजन हो जाता है इससे, है कि नहीं, फिर आपका एक पॉलिटिकल साइंस का, और उसके बाद इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में मैप की प्रैक्टिस हम लोग जरूर करेंगे, और सैंपल पेपर 2 भी डिस्कस करेंगे। सैंपल पेपर 1 हमने डिस्कस कर रखा है, सैंपल पेपर 2 ही बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।